तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जल्दी से फटाफट आ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल बनेंगे और आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कभी मतलब ये समझिए, आप पीवाईक्यू अगर आप नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। कोई टॉपिक आपने कवर कर रखा है तो उस पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू आप देखेंगे। तो फिलहाल की आज की क्लास में हमने 2025 का मॉडल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, तो 2025 में जो पेपर हो चुका है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन तो सारे डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। और उसके बाद बाकी शेष जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, उनको आपको लिखना है। तो क्या प्लानिंग होगी, कैसे क्या करेंगे चीज़ों को, इस पूरी क्लास में हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो क्लास को करते हैं कंटिन्यू और फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब फटाफट अब आप सब लोग सीधा पढ़ने पर फोकस लगाइए। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने पर मन लगाइए, बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पेपर होता है, आप सभी को पता है, जितने लोग ध्यान ध्यान दें, सभी लोगों ने देखा ही है कि जो पूर्णांक होता है आपका कितना होता है, 70 नंबर का होता है। बिकॉज 30 नंबर तो आपको इंटरनली मिल ही जाते हैं स्कूल की तरफ से। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट होता है। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो खंड आ है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका खंड आ है, खंड आ में आप देखेंगे कि जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हुआ है कहाँ से, आपका फिजिक्स से। पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है कि श्वेत प्रकाश के एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया है कि ये होगा आपका प्रिज्म और यहाँ से एक श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, तो इसका जो विक्षेपण होता है, ठीक है, इसका जो विक्षेपण होता है, ठीक है, इसका जो विक्षेपण होता है, बोल रहा है कि सबसे अधिक विक्षेपण रंग होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर त्रिभुजाकार प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा, एक 7। आप सभी को पता है ये वाली किरण कौन सी होती है, VIBGYOR, यानी विबग्योर, 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 ये चीज आपको पता है। V फॉर क्या हो जाएगा, वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपसे पूछा सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होता है, तो होता है वो बैगनी में। सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होता है, बैगनी में। क्यों होता है सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी में, क्योंकि बैगनी की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। इसका मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका विक्षेपण क्या होगा, कम होगा। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका विक्षेपण क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जिसकी तरंग दैर्ध्य, अब कैसे जानो किसकी तरंग ज्यादा है, किसकी तरंग दैर्ध्य कम है। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए बात को, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है रेड, तो रेड की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जितने आप देखेंगे तो सबकी रेड से क्या होती है, कम होती है। यानी अगर मैं बोलूं रेड से कम किसकी होती है, ऑरेंज की, ऑरेंज से कम किसकी होती है, येलो की, येलो से कम किसकी होती है, ग्रीन की होती है। अब इसकी का सबसे लास्ट में सबसे कम किसकी होगी, वी फॉर यानी वायलेट, और वायलेट मतलब क्या हो जाएगा आपका बैगनी। जो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसमें विक्षेपण क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। भाई जब भी आप देखो, जब सूर्य निकल रहा होता है, ठीक है, और जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस टाइम अगर आप देखेंगे तो सूर्य आपको कैसे दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ब्लड की तरह, आपको रक्त की तरह आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, रक्त की तरह बिल्कुल आपको लाल दिखाई पड़ता है, यानी वो होता है आपका रक्ताभ।
ठीक है, वो रक्ताभ होता है। ठीक है, रक्ताभ सूर्य निकलते समय और अस्त होते समय, ठीक है, निकलते समय और अस्त होते समय वो किस तरह से दिखाई पड़ता है, तो वो होता है मेरे भाई रक्ताभ होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो सूर्य का जो रंग रक्ताभ दिखाई पड़ता है वो किसकी वजह से दिखाई पड़ता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किस वस्तु, अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। यानी क्वेश्चन इसका यह है कि दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है और किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से पुनः गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करें किसी वस्तु का, है ना, हाँ, मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है आपको पता है, समझ में आ रही बात है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जैसे आप मान लीजिए ये है आपका कौन सा, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। इधर मैंने क्या कर दिया, कलई कर दिया। ठीक है, चलो ये आपका अवतल दर्पण है। अब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि सी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि प्रकाश की किरणें, और यहाँ मान लेते हैं फोकस हो जाएगा, प्रकाश किरणें चलती कैसे, मान लेते हैं वस्तु है, तो जो वस्तु से चलने, देखिए अगर समांतर जा रही है, ये क्या आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये क्या आपका मुख्य अक्ष, ये आपका है मुख्य अक्ष। तो अब बात को समझो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मेरे भाई वो कहाँ से वापस आती है, मुख्य फोकस से वापस आती है। और वहीं पर अगर हम बात कर लें, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। वहीं आपको एक बात ध्यान देना है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है मेरे भाई, उसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि बोल रहा है कि अगर यहाँ से वक्रता मतलब कहाँ से जाए कि वापस उसी रास्ते से लौट के आए। तो भैया अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वापस उसी मार्ग से लौट के आती है, इधर उधर कहीं विचलित नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जा रही है तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आएगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग और लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार कमेंट करके बताइए हमें, कमेंट करके बताइए हमें। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का, अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, हाँ, तो किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। पेन में कर लेता हूँ चेंज, वेट अ मिनट। हाँ, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों अवतल। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ हम बात कर ले मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है। तो आप सभी को पता है मेरे भाई, विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन क्या होता है आपका, टी होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो इसका मतलब इसका मात्रक एम्पियर तो होता ही है, इसका मात्रक एम्पियर होता ही है। साथ ही साथ अगर कुछ मतलब ऑप्शन ऐसा दे देता है कि एम्पियर ना दे तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि आवेश का कूलाम हो जाएगा और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रति। तो कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर, चलो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई टी हो जाएगा। क्यू क्या है आपका, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, हाँ,
क्वेश्चन अगला है आपका, ये पूछ रहा है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा। मेरे भाई समझो बातों को, इसका मतलब कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम क्या होता है, आर बराबर सूत्र क्या होता है आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि इसमें जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपके जुड़ते हैं, आप सभी को पता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से जुड़ा होता है, लेकिन उसका दूसरा सिरा क्या होता है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे भाई कि जो हमारा प्रतिरोध है, यहाँ जो हमारा प्रतिरोध है, ये मान लो हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है R2 और ये हमारा क्या है R3। तो यहाँ पर बोला है कि तीनों प्रतिरोध जो हैं इनका परिणाम मतलब जो परिमाण क्या है, समान है। मतलब जोड़ने से परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा, लेकिन यहाँ पर बोला है समान प्रतिरोध वाले, तो सारे प्रतिरोध जो है क्या है, समान है। यानी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर आपसे, अगर मैं बोलूँ कि जो आपका R1 R2 और R3 है ये सब बराबर हैं, अगर ये सब बराबर हैं तो इसका मतलब सबको हम R मान सकते हैं, R मान सकते हैं। और R मतलब क्या हो जाएगा, R मतलब क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा, तो जो परिणामी प्रतिरोध हमें मिल रहा है मेरे भाई 3R, यानी कितने गुना मिल रहा है, 3 गुना मिल रहा है। कितने गुना, 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट करके बताओ मेरे भाई बात ठीक है या नहीं, बात ठीक है या नहीं, समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। एक सीधे मतलब एक सीधा धारावाही चालक तार है, मतलब इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें मान लेते हैं धारा बह रही है। ठीक है, तो इसमें धारा बह रही है, इसमें धारा आई बह रही है। अब कह रहा है कि सीधे धारावाही विद्युत चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो मेरे भाई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप सभी को पता है, ऐसे ही तो होता है, हाँ ऐसे तो होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, बताओ भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने कि किसी सीधे, अगर कोई सीधा चालक तार है तो उसके चारों ओर जो है मेरे भाई जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है आप सभी को पता है, आप सभी को पता है वो कैसे होता है मेरे भाई, वृत्ताकार होता है ना। कैसा होता है, वो वृत्ताकार होता है, जो कि आप यहाँ पर सेप देख पा रहे हैं। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। किसके नियम के अकॉर्डिंग होता है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो बाकी डाउट है तो आप कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो हम जरूर आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, पता है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वाला पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ये वाला पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे। अभी जो ऑप्शनल वाला है इसको तो हम सॉल्व करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, उसको भी मैं करवाऊंगा। चलो अब देखते हैं वीडियो की लेंथ कैसे रहती है, उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो एक ही क्लास में, अदरवाइज फिर ऑप्शन वाला एक क्लास में, फिर बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अगली क्लास में करवा देंगे। चलो आ जाओ, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, वृत्ताकार हो ही गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि खाने का सोडे मतलब खाने का जो सोडा होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई, NaHCO3। ये हो गया आपका NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और Na2CO3 को क्या बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, हाँ इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट बोलेंगे, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलेंगे। NaCl क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड होता है, बाकी ये आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं समूह के बारे में पूछा है। देखिए आप इस बात को ध्यान देना कि अगर कहीं पर आ रहा है CHO तो वो है आपका एल्डिहाइड समूह, वो आपका क्या है, एल्डिहाइड समूह। उसके बाद अगर कहीं पर आ रहा है OH तो वो है आपका एल्कोहलिक समूह। ठीक है, वो आपका क्या है, एल्कोहलिक समूह। उसके बाद अगर कहीं पर आ रहा है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है एक्चुअल में, ये है COOH। देखो देखो ना, COOH, तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं बताओ, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक
अम्ल है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो अगर मैं बात करूँ CO, तो जहाँ पर होता है CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो वो होता है आपका कीटोन। क्या होता है? कीटोन। ठीक है, क्या होता है? कीटोन। अब ओन किस में निकल रहा है? कीटोन में। ओन किस में निकल रहा है? ओन में। तो भैया जिसमें 4 कार्बन होंगे उसमें ये समूह जुड़ा होगा, तो ब्यूट में लगा देंगे ओन, तो हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। तो यानी जो आपका CO समूह होगा वो क्या होगा? ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह का कार्य करेगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। केवल इसी प्रश्न को टारगेट नहीं करना, आपको इन सारी बातों को भी ध्यान देना है कि CHO भी पूछ सकता है, वो क्या बोलते हैं आपका OS का भी पूछ सकता है, COS का भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, बोल रहा है कि जस्ता तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? यानी ये है जिंक और ये है क्या आपका HCl। इसको मतलब HCl में अगर जिंक को डालते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Zn जाएगा Cl, क्या हो जाएगा? ZnCl2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर H2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये H2 क्या हो जाएगा? आपका बाहर हो जाएगा। H2 जब बाहर हो जाएगा तो यानी ये कौन सी गैस निकाल रहा है भैया? हाइड्रोजन गैस है ऑप्शन में जी। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, है ना? क्या हो जाएगी? ये विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जिंक ने हाइड्रोजन को लात मार के बिल्कुल साइड में कर दिया, और किसके साथ मिलकर के यौगिक बना लिया? ZnCl2। ZnCl2 को क्या बोलिएगा? जिंक क्लोराइड बोलिएगा, है ना? क्या बोलिएगा? जिंक क्लोराइड बोलिएगा, जिंक क्लोराइड। काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली, इस बात को मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बस इस क्लास को आप देख जाइए एक बार, उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा इस क्लास को लेने का फायदा। उसके बाद गुड। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो भाई मेरे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखो पीएच मान है क्या एक्चुअल में? अगर मैं बात करूं जो पीएच मान होता है, पीएच मान जो होता है इसकी जो रेंज होती है अगर आप देखेंगे तो 0 से लेके 14 तक होती है। तो अगर मैं बात कर लूँ मेरे भाई इसकी जो रेंज की अगर मैं बात करूं तो आप इसको देखेंगे कि जिसका मान 7 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब अब ये समझना कि जिसका मान 7 से ज्यादा है वो आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है? क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो होता है आपका अम्लीय। वो क्या होता है? आपका अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है वो होता है आपका उदासीन। ठीक है, वो आपका क्या होता है? उदासीन। तो पानी कैसा होता है? उदासीन होता है। पानी कैसा होता है? उदासीन। यानी शुद्ध जल जो होता है वो आपका उदासीन होता है, और तो उसका मान कितना हो जाएगा? 7। यानी कि आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि 7। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। ब्लड का कितना होता है? यानी खून का, है ना? खून का यानी रक्त का। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, कितना होता है? 7.4 होता है। कैसे? आप इसको याद रखेंगे, रक्त का, रक्त यानी खून। अब आप सभी को पता है भैया, देखो अब जैसे क्या बोलते हैं आप ही के घर में, ठीक है, ये भाई भाई है, मान लो ये भाई भाई है, भले इन भाई भाई में क्या है? लड़ाई हुई है, आपस में ये नहीं बोलते, लेकिन इस भाई को अगर कोई आके मारने लगे तो अगर इसको पता चल गया तो भाग के जाएगा, उन लोग को कुटाई कर देगा, अपने भाई को बचाएगा जरूर। ये अपने भाई को बचाएगा जरूर, बोलो हाँ या ना? ये अपने भाई को बचाएगा जरूर, बचाएगा। इसका मतलब क्या है? ये एक ही खून है, एक ही खून मतलब एक ही माँ बाप के हैं। तो लोग कहते हैं ना, कहावत में कहते हैं भैया खून सच्चा होता है। खून कैसा होता है? खून सच्चा होता है। कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर बात आ जाएगी अपने के ऊपर, है ना, तो अपने के ऊपर अगर बात आ जाएगी कि अपने लोगों के ऊपर बात आ जाएगी तो फिर एक हो जाएंगे, भले कितनी लड़ाई पहले क्यों ना हो। तो खून कैसा होता है? सच्चा। खून कैसा होता है? सच्चा। सच्चा, सच्चा, सच्चा। 7 4 7 4 7 4 सच्चा 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 सच्चा। समझ गए क्या होता है? सच्चा। समझ गए बात को? सच्चा 7 4 होता है। क्लियर? उसके बाद अगर आपसे और पूछ लेता है ना, आपसे पूछ लेता है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है ना? नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है कितना? 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है। अब इसको कैसे याद रखना है? एक गाना चला था पहले, एक गाना पहले चला था, बहुत पहले चला था, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। एक गाना चला था कि नजर न की करो लग जाई, अक हुस्न के चोटी में,
एक नींबुआ दो चार दो मिर्ची लटकाला चोटी में। मतलब जो चोटी है उसमें नजर लग जाए भैया, तो उसमें एक नींबुआ और दो चार मिर्ची, एक नींबुआ और दो चार मिर्ची चोटी में लटका लो, चोटी में नजर न लगे। तो एक नींबुआ दो चार दो मिर्ची लटकाला चोटी में, एक नींबुआ, ये जो नींबुआ है, नींबुआ, एक नींबुआ दो चार मिर्ची, तो बस दो चार दो चार दो चार 2.4 2.4 2.4, तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया 2.4। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। चलिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 6.4। कैसे? अब इसको कैसे याद रखेंगे, है ना? अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, दूध की अगर मैं बात करूं तो लोग क्या करते हैं, दूध का प्रयोग किस लिए करते हैं भैया? बॉडी बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी बनाने में करते हैं। और चार, अब जैसे अब यहाँ पर देखो, इसको कैसे रिलेट करेंगे कि भैया दूध का प्रयोग लोग जो है सिक्स सिक्स यानी सिक्स पैक, जैसे बॉडी बनाते क्या बनाते हैं? सिक्स पैक बनाने में। तो दूध जो होता है, दूध का प्रयोग लोग सिक्स पैक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और क्या? चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो दूध का प्रयोग सिक्स पैक और चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6.4 यानी 6.4। तो सिक्स पैक और चार, सिक्स पैक और चार, सिक्स पैक और चाय। तो सिक्स पैक बनाने में और चाय बनाने में दूध का इस्तेमाल करते हैं। 6 दशमलव कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, हाँ, ये पीएस पैमाने के बारे में किसने बताया था, बताएंगे आप? तो पीएस पैमाने के बारे में बताया था सोरेनसन ने। ठीक है, किसने बताया था? सोरेनसन ने बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पीएस पैमाना है क्या? तो पीएस पैमाना एक ऐसा पैमाना है, ठीक है, जो मतलब किसी भी चाहे भी आपका कोई भी द्रव हो, तो उसका क्या होता है, मतलब कुछ भी आपका कैसा भी हो, उसकी अम्लीय और क्षारीय सांद्रता को ज्ञात करते हैं। मतलब हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता को ये बताती है कुल मिलाकर के। चलो बात करेंगे यहाँ पर अमलगम के बारे में। पूछ रखा है कि अमलगम होता है, यानी अमलगम क्या होता है? तो देखिए, अमलगम का मतलब क्या होता है, जब पारे से यानी Hg से, ठीक है, Hg से कोई धातु आपस में रिएक्ट करती है, तो वो क्या बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? अमलगम। कोई धातु अगर पारे से रिएक्ट करके कुछ यौगिक बनाए तो उसको क्या बोलिएगा? अमलगम बोलिएगा। मान लो सोडियम ने बना लेते, उसको क्या बोलोगे? उसको सोडियम अमलगम बोलोगे। सोडियम ने मान लो मरकरी से रिएक्ट करके बना लिया है, तो क्या बोलिएगा उसको? सोडियम अमलगम। अमलगम मतलब पारा उसमें निश्चित होना चाहिए, पारा उसमें निश्चित होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो रिएक्ट कर रहा बात की बात है, तो उसमें पारे से जरूर जब कोई रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। और ये अमलगम होता क्या है, मतलब रिएक्ट करना मतलब क्या है? मिल करके जब यौगिक बनाते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि मतलब जैसे पारे के साथ मिला करके किसी और धातु को मिला करके जब कुछ हम बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, तो मतलब वैसे अब सभी को पता है कि यौगिक क्या है? शुद्ध होता है। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है। और मिश्रण में भी एक होता है समांगी और एक होता है आपका विषमांगी होता है। खैर, इसका जो सीधा जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो एक क्लास आपके लिए इसके लगा देंगे, मिश्र धातु के लिए हम लगा देंगे। ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु का सीधा सी मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके एक नई धातु बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे हम बात कर लें पीतल, तो पीतल जो होता है किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से। पीतल जो होता है किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। इसको कैसे याद रखोगे? पिताजी के याद। ठीक है, इसको आपको याद रखना है पिताजी। क्या? पिताजी। हाँ, पी से हो जाएगा पीतल, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, ता से क्या हो जाएगा? तांबा, जी से क्या हो जाएगा? जिंक। यानी जो पीतल होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो मिश्र धातु का सीधा सा मतलब होता है जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके एक नई धातु बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र धातु, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगला जो आपका पॉइंट है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। अब देखिए, हम आपको बताएं एल्कीन क्या है, एल्केन क्या है और एल्काइन क्या है। ठीक है, इन सब में अगर डिफरेंस आपको समझना है तो देखिए एक बात आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करते हैं एल्केन की, ठीक है, तो एल्केन जो होता है उसमें आप कार्बन कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे। अगर हम बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन में जो है आप डबल बॉन्ड देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, बात करते हैं अगर हम एल्काइन की, तो इनके बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है मेरे भाई? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके लिए अब आप देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप देखिए, ये है मीथेन,
तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, एक इधर एक इधर, तो कहीं पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं एथेन। एथेन का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो कहीं पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, तो मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद एसिटिलीन की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये मतलब क्या होता है आपका, एसिटिलीन जो है आपका एल्काइन है। एथिलीन की बात करते हैं, इसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने क्या बताया, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वही क्या होता है, एल्केन। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। भाई सभी लोग बढ़िया से अच्छे से क्लास को एंजॉय करो। ठीक है, सभी लोग क्लास को अच्छे से एंजॉय करो। बाकी हम आपको ये पेपर जो है, पेपर आपको हम सेंड कर देंगे, और अगर आपको मतलब ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, आपको लिख देना है, क्या लिखना है आपको, साइंस मॉडल पेपर। ठीक है, क्लास 10th मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, 63 93 66 71 94, इस नंबर पर आपको क्या करना है मेरे भाई, व्हाट्सअप कर देना है, मिल जाएगी आपको क्लास। 63 पेपर आपको मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगा रहेगी। 63 93 66 71 94। चलो हाँ, अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है आप सभी को पता है कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि द्विविखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो द्विविखंडन विधि द्वारा जनन किस में होता है, ये पूछा आपसे। तो क्या पैरामीशियम में होता है, क्या अमीबा में होता है, क्या यूग्लिना में होता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। ये कैसे जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इनमें द्विविखंडन की जो विधि, जो द्विविखंडन विधि द्वारा जो जनन होती है वो तीनों में होती है। यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। ठीक है, सभी में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। क्लियर, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद हम बात करते हैं कि अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। भाई ये चीज तो आपको पता ही होगी कि अलिंद और निलय जो होते हैं, अलिंद और निलय की अगर मैं बात करूं तो ये किसके भाग होते हैं, बताओ जरा, ये किसके भाग होते हैं? ये होते हैं हृदय के, है ना। ये किसके भाग होते हैं, हृदय के भाग होते हैं, आप सभी को पता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अलिंद जिस अरिटा जिसको बोलते हैं और निलय वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं, मानव हृदय की ये क्या होते हैं, चार मुख्य कक्ष होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो अलिंद होता है वो रक्त को प्राप्त करता है। अगर हम बात करते हैं अलिंद की, ठीक है, अलिंद की अगर हम बात करें तो क्या करता है, ये रक्त प्राप्त करता है, ये रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, ये रक्त प्राप्त करता है। उसके बाद बात करते हैं कि निलय की, तो निलय जो होता है मेरे भाई ये हृदय से बाहर करता है, यानी रक्त को क्या करता है, पंप करता है हृदय से बाहर, रक्त को हृदय से बाहर पंप करता है, हृदय से बाहर पंप करता है। क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 आपका कि पुष्प के जनन अंग है, तो बताना मेरे भाई, पुष्प के जनन क्या होता है भाई। ये पुष्प के जो होते हैं दो जनन होते, मतलब जो पुष्प के अगर मैं बात करूं जनन अंग की, तो कौन कौन होता है, बताओ कौन कौन होता है मेरे भाई। जिसमें हम बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि जैसे पुंकेसर में जो पुंकेसर होता है, वो पुष्प का जो है मतलब नर जनन अंग है। हम कह सकते हैं जो हम पुंकेसर होता है, पुंकेसर जो होता है वो नर का जनन अंग होता है, और स्त्री केसर जो है मादा का जनन अंग होता है। ठीक है, स्त्री केसर पुष्प का जो है मादा जनन अंग होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मादा जनन अंग है, कौन सा स्त्री जनन अंग है फूल में, तो फूल मतलब पुष्प। तो उसमें आप देखेंगे जो आपका पुंकेसर होता है मेरे भाई, जो आपका पुंकेसर होता है वो आपका, और स्त्री केसर वो आपका क्या होता है, जनन अंग होता है। पुंकेसर नर वाला, स्त्री केसर मादा वाला। ठीक है, और ये पुष्प के दो जनन अंग होते हैं। क्लियर, चलो आ जाओ मेरे भाई। उसके बाद आप देखेंगे अगर कि इसमें क्या बोलते हैं, परागकोश के तंतु पाए जाते हैं किसमें, पुंकेसर में। और जिसमें हम बात करते हैं स्त्री केसर में, तो क्या होता है, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखेंगे
हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भाई ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब क्या ही बताएं। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? ठीक है, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी किताबों तो उसके बारे में मेंशन नहीं हुआ होता, लेकिन बहुत सारे में रहता है। तो फिलहाल के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वियना विश्वविद्यालय, ठीक है। तो वियना विश्वविद्यालय से जो है मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किया था। क्लियर। चलो बात करते हैं, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? ठीक है, मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? क्योंकि आप सभी को पता है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, मटर के पौधे पर, आप सभी को पता है या नहीं, है ना? आप सभी को पता है या नहीं मेरे भाई? आप सभी को पता है या नहीं, है ना? बताना जरा मेरे भाई। तो इसमें जो हो जाएगा, बोल रहे हैं कि इसमें से प्रभावी लक्षण कौन है? तो प्रभावी लक्षण आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी लंबा तना व गोल बीज। लंबा तना व गोल बीज आपका क्या है? प्रभावी लक्षण है। तो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ट्रॉपिकल लेवल की, यानी यहाँ पर अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं, तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर कौन बनता है भैया? कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, उत्पादक बनेगा। क्या बनेगा? उत्पादक। क्योंकि उत्पादक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उत्पादक क्या करते हैं? डायरेक्टली अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है डायरेक्टली अपना भोजन बनाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके हरे पौधे, है ना? कौन आ जाएंगे? हरे पौधे आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा आपका? शैवाल आ जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका? शैवाल आ जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं? सारे के सारे क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये अपना भोजन बनाने के लिए जो है किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं। क्लियर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये रहे आपके, ठीक है, खतरनाक लेवल के बेहतरीन तरीके के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न आपके, ठीक है, ये रहे आपके 20 प्रश्न। ये आपके 20 प्रश्न रहे बिल्कुल ऑप्शनल वाले मेरे भाई। तो ये आपको सारे ऑप्शन समझ में आए या नहीं? सारे ऑप्शन आपको समझ में आए या नहीं मेरे भाई? आप एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार आप कमेंट करके बताइए मेरे भाई, ठीक है। एक बार आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए मेरे भाई। तो चलिए अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो क्लास अब आगे भी है, इसमें आप देखेंगे सारे प्रश्न और भी हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो आगे प्रश्न है इनका सॉल्यूशन दिया जाए। ये देखिए, देख लीजिए फटाफट इनको। अब इसको मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, है ना? इसको मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास में इसका हम डिस्कशन करते हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, और आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। तो आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर क्लास में जुड़े रहिए डेली 6 बजे के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है, लाइक कर दो। चलो, कमेंट जरूर करके जाना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।